वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनुएल कसेल्स के बारे में। मैनुएल कसेल एक स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट है और इनका जन्म हुआ था 1942 में और ये आज तक जिंदा है और आज भी ये अपने बहुत सारे थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं। हम जब भी सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं, सोशियोलॉजी में बहुत सारे चीज़ें हैं, किस तरीके से हम सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो रही है, हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये सारे चीज़ें हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। मैनुएल कसेल हमारे आजकल के जो सोसाइटी है, सोशियोलॉजी है, इसको समझने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने आजकल के सोसाइटी के रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज डेवलप की है। हम आज जिस एरा में जी रहे हैं, यानी कि इंटरनेट का एरा, यहाँ पर इंटरनेट के द्वारा हमारा सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आ रहे हैं, हम किस तरीके का प्लानिंग कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें मैनुएल कसेल ने बताई है। इस वजह से हमें मैनुएल कसेल को बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है हमारी आजकल की सोसाइटी को समझने के लिए। हम अगर मैनुएल कसेल की बात करें तो मैनुएल कसेल एक स्पेनिश सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपना जो स्टडी है, स्टडी में पहले उन्होंने लॉ और इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में दिखाया है और सोशियोलॉजी में इन्होंने बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका एक फेमस ट्रायोलॉजी है, यानी कि 3 बुक का एक सीरीज़ है जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। मैनुएल कसेल ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन एज, कम्युनिकेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे चीज़ों के ऊपर अपना काम किया है। साथ साथ इन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़, इंटरनेट स्टडीज़, सोशल मूवमेंट, सोशल ऑफ कल्चर और पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी अपना योगदान दिया है। यहाँ पर उन्होंने इंटरनेट के द्वारा किस तरीके से हमारा सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, हम मूवमेंट किस तरीके से इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी को किस तरीके से सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की थी। इस वजह से ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम पहले देखते हैं कि मैनुएल कसेल्स का मेजर कॉन्सेप्ट, यानी कि इन्होंने कौन सी चीज़ों के ऊपर अपना योगदान दिया था। अगर हम मैनुएल कसेल को सिंपली समझने की कोशिश करें तो ये एक बेसिकली पोस्ट मॉडर्न थिंकर है। इनका जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है, इसमें हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, इंफॉर्मेशन कैपिटलिज्म। फिर इन्होंने बात की थी ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। इन्होंने फोर्थ वर्ल्ड जो टर्म है इसको कॉइन किया था। फिर इनका कॉन्सेप्ट है टाइमलेस टाइम। इन्होंने आईसीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। इन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। अर्बन सोशियोलॉजी को समझाते हुए उन्होंने अर्बन प्लानिंग की बात की थी कि किस तरीके से हम सोसाइटी में प्लानिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पर अर्बन प्लानिंग में उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी कि हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एक है कलेक्टिव कंजम्पशन, स्पेस ऑफ फ्लोज और ग्लोबलाइजेशन। इसके साथ साथ इन्होंने रियल वर्चुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपना इम्पोर्टेंस दिया था। फिर है उनका कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि हमारा आइडेंटिटी किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट होता है। यहाँ पर उन्होंने 3 तरीके का आइडेंटिटी की बात की थी। ये सारे जो चीज़ें हम आगे क्लासेस में डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखते हैं मैनुएल कसेल का इम्पोर्टेंट बुक्स। मैनुएल कसेल ने बहुत सारे बुक्स लिखी है और आज भी वो लिख रहे हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट बुक है हमारे लिए, मैं थोड़ा वो मेंशन करके दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 बुक का मैंने लिस्ट दी है, लेकिन इसमें से भी थोड़ा बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है द फोर्थ वर्ल्ड, द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड अमेरिकन सोसाइटी, द इंफॉर्मेशनल सिटी। फिर है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है द इंफॉर्मेशन एज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। यहाँ पर इन्होंने 3 ट्रायोलॉजी दिया था, यानी कि 3 बुक का एक ट्रायोलॉजी है। यहाँ पर क्वेश्चन
इसी तरीके से पूछा जाता है कि उनका जो फेमस ट्रायोलॉजी है उसमें कौन से बुक है या फिर इसमें से कौन सा बुक नहीं है, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो ट्रायोलॉजी है वो है द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, द पावर ऑफ आइडेंटिटी और एंड ऑफ मिलेनियम। फिर उनका इंपॉर्टेंट बुक है द इंटरनेट गैलेक्सी, द इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड वेलफेयर स्टेज और नेटवर्क्स ऑफ आउटरीच एंड होप। यहाँ पर जो बुक्स है आप लोग थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा बुक उन्होंने पहले लिखा है, कौन सा बुक बाद में लिखा है, क्योंकि एग्जाम में जब भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते तो आप लोगों को क्रोनोलॉजिकली भी सजाने के लिए ये बोल सकते हैं, या फिर कौन सा बुक आगे लिखा है, पहले लिखा है, कौन सा बाद में लिखा है, इस तरीके का बहुत डाइवर्स तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर जो भी बुक है इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान देकर देख सकते हो कि जो भी बुक है, ज़्यादातर बुक्स इंटरनेट, इंफॉर्मेशन एज, ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं। हम जो 26 थिंकर्स के ये सीरीज़ कर रहे हैं, यानी कि सोशियोलॉजी में जो मेन थिंकर्स स्टडी करते हैं, इसमें से मैनुअल कैसल थोड़ा अलग है, इसलिए एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होती है मैनुअल कैसल से अगर क्वेश्चन आए। इस वजह से ये एक सिंपल थिंकर है, साथ साथ इनका जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे आजकल के टाइम पीरियड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स। हम पहले देखते हैं इनका इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है। इन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। इन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी को डिफाइन करते हुए कहा था, इंफॉर्मेशन सोसाइटी इज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, पहले जो सोसाइटी था वो था कैपिटलिस्ट सोसाइटी। वहाँ पर क्या था, दो तरीके के लोग थे, एक थे जो वर्किंग क्लास और कुछ थे जो हमारे बोर्जुआ क्लास, यानी कि एक के पास ज़्यादा पैसा था और दूसरे के पास कम पैसा था। लेकिन मैनुएल कैसल ने कहा है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, यहाँ पर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक से शिफ्ट होकर आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो सोसाइटी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम तैयार कर रहे हैं, इसको ही कहा जाता है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यानी कि हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम थोड़ा मॉडिफाई करके इसको इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। यहाँ पर कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम इंफॉर्मेशन का यूज़ करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। अब इंफॉर्मेशन सोसाइटी को उन्होंने नेटवर्क सोसाइटी की तरह समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड अराउंड नेटवर्क्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स। यानी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ये नेटवर्क के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल एक्टर के द्वारा हम नहीं समझते, हम यहाँ पर लोगों के नेटवर्क के द्वारा समझते हैं। यानी कि आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इंडिया से बैठकर अमेरिका से क्लास कर पाते हैं या फिर अमेरिका के लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत सारे देशों के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लास करा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग फिजिकली प्रेजेंट ना होकर भी आप मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर है। हम एक दूसरे के साथ इंडिविजुअली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा सोसाइटी में काम चल रहा है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और मैं यहाँ से घर में बैठकर ही आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। यहाँ पर मैनुएल कैसल ने इंफॉर्मेशन सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की थी। यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इंफॉर्मेशन जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी में बेसिकली इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, तैयार करते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी देखते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कर रहा हूं। फिर है यहां पर जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का, ये कल्चर को कम्युनिकेट करता है। यहां पर कैपिटल इंफॉर्मेशन और कल्चर को कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो के द्वारा हम यहाँ पर पैसे का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे को पैसे दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। साथ साथ हमारा जो कल्चर है, कल्चर को भी हम डेवलप कर सकते हैं और एक दूसरे के कल्चर के द्वारा भी हम इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं।
फिर उनका कॉन्सेप्ट है नेटवर्क सोसाइटी। अब नेटवर्क सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन नेटवर्क सोसाइटी थोड़ा और अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपना बुक द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी में दिया था। अब नेटवर्क सोसाइटी को मैनुअल कैसल किस तरीके से डिफाइन करते हैं? नेटवर्क सोसाइटी इज ए सोसाइटी whose social structure is made up of networks powered by microelectronics based information and communication technologies। यानी कि नेटवर्क सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा लोगों के साथ टेक्नोलॉजी के द्वारा कम्युनिकेट करके जो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार होते हैं। जैसे हम अगर इंस्टाग्राम पे देखें, इंस्टाग्राम पे हम लोगों को फॉलो करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फेसबुक पे भी कम्युनिकेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से कर रहे हैं? ये हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक नेटवर्क सोसाइटी तैयार कर रहे हैं। अगर कोई विराट कोहली का फ़ैन है तो विराट कोहली के फ़ैन एक नेटवर्क से जुड़ते हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से आप जो मेरे स्टूडेंट्स हो, जो आप लोग मुझसे ये क्लासेस ले रहे हो, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो और यहाँ पर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। यहाँ पर भी आपका और मेरा एक नेटवर्क बन गया है। ये है बेसिकली नेटवर्क सोसाइटी। यानी कि आजकल का जो दुनिया है ये हम नेटवर्क सोसाइटी में ही जी रहे हैं। यहाँ पर उनका और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नेटवर्क सोसाइटी जो है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं होता। यानी कि टेक्नोलॉजी के अलावा भी और भी चीज़ें होती है, जैसे कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। ये सारे चीज़ें भी आजकल के हमारा जो कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी है इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ जो रिलीजियन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए बहुत बार हमें क्वेश्चन में, अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा आजकल के कॉन्टेम्पोररी सोसाइटी में कौन सा चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी आप लोग टिक करके मत आ जाना। टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये सारे चीज़ें भी बहुत मायने रखता है। अब कैसल के हिसाब से 3 प्रोसेसेस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ दिस न्यू सोशल स्ट्रक्चर। यानी कि हम जो अब ये सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारा सोसाइटी में जो बदलाव हो रहे हैं, ये सारे चीज़ें कैसल के हिसाब से 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरती है। यानी कि किन 3 प्रोसेसेस के द्वारा हमारा सोसाइटी आगे बढ़ता है, ये न्यू स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। पहला है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। यानी कि हमारा जो पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी था उसको अब हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर हद तक हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। यहाँ पर एक ओपन मार्केट अप्रोच की बात की जाती है। यानी कि यहाँ पर हम कॉन्जर्वेटिव नहीं हैं। हम सोसाइटी में आजकल हम जो भी चीज़ें करते हैं पूरे ग्लोबल के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर ओपन मार्केट अप्रोच की बात की जाती है। यहाँ पर फ्रीडम ओरिएंटेड मूवमेंट्स की बात की जाती है। यानी कि हमारा जो सोसाइटी है, हम यहाँ पर फ्रीडम के लिए हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। ये मूवमेंट्स बेसिकली हम कहाँ पर करते हैं? हम इंटरनेट पे करते हैं। जैसे अगर कुछ दिनों पहले जो मूवमेंट हुआ था, मी टू मूवमेंट, ब्लैक लाइव्स मैटर्स, ये सारे मूवमेंट्स में हम कहाँ पर हिस्सा लिए थे? हम बेसिकली इंटरनेट में ही हम हमारा हिस्सा देते हैं। हम फिजिकली आजकल इकट्ठा होकर इतना ज़्यादा मोर्चा नहीं निकालते हैं। हम ज़्यादातर हमारा जो किसी एक मूवमेंट के तरफ अपना झुकाव है वो हम इंटरनेट पे ही बताते हैं। यहाँ पर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स देखते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट देखते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट भी देखते हैं। फिर कसल ने कहा था कि हमारा जो रिवॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, ये भी हमारा आजकल का जो न्यू सोशल स्ट्रक्चर है इसको इमर्ज करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि हम देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में आजकल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। इसके वजह से भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है। जैसे आजकल हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI टूल्स की, ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म।
थोड़ी देर पहले हमने जो चीज़ की बात की है वो है इंफॉर्मेशनल सोसाइटी। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म। ये जो इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म है, ये कॉन्सेप्ट पहली बार दिया है जॉर्ज गिल्डर ने उनके बुक नॉलेज एंड पावर में। इसको पहली बार उन्होंने दिया था, लेकिन इसको बाद में मैनुअल कैसल ने भी अपने वर्क्स में इसको यूज़ किया था, अपने काम में भी इसको दिखाया था। अब इंफॉर्मेशन कैपिटलिज्म बेसिकली है क्या? इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म is a system where private individuals and businesses own control and trade their data। यानी कि इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म में हम बेसिकली हमारा जो डाटा है, ये डेटा को ही हम बिजनेस के कंट्रोल के लिए, हम ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आजकल हम बिटकॉइन का यूज़ करते हैं, हम पैसों के बदले बिटकॉइन का यूज़ करते हैं, बिटकॉइन का यूज़ करके हम ट्रेड करते हैं, हम बिजनेस कर पाते हैं। इसी तरीके से आजकल का जो हमारा इकोनॉमी है, ये ग्लोबल इकोनॉमी है और यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म डेवलप हो चुका है। यहाँ पर हमारा जो इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, कल्चरल एक्टिविटी है, ये सारे चीज़ें आजकल हमारा इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का पार्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन कैपिटलिज्म है, इसको हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा इकोनॉमी आजकल इंफॉर्मेशन के द्वारा ही ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड है। मैनुएल कैसल ने इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने देखा था कि हमारा जो नया सोसाइटी है, जो नया कल्चर है, जो नया इकोनॉमी है, इसमें आजकल एक रिवॉल्यूशन देखा जा रहा है। और ये रिवॉल्यूशन यानी कि हमारा इसमें एक नेटवर्क के वजह से, इंटरनेट के वजह से हम एक चेंज देख रहे हैं, कंप्यूटर्स के वजह से हम बहुत चेंज देख रहे हैं। ये जो चेंज है, ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स से। 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स में ये स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। यहाँ पर इस रिवॉल्यूशन के वजह से हमारा जो फंडामेंटल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यानी कि जो बिजनेस का जो मॉडल था, कैपिटलिस्ट मॉडल था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव 1980s में देखा गया था। और इस बदलाव के वजह से ही हमारा आज का जो इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म है, ये इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म आया है। अब देखते हैं थ्योरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैनुएल कैसल ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बात की है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें आइडिया है, लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन हमने पिछली जो भी डेफिनेशंस पढ़ी है उसके साथ मैच नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कैसल ने कहा था, ग्लोबलाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन, कल्चर एंड पावर दैट इज कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी व्हिच रेंज फ्रॉम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि ग्लोबलाइजेशन एक नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ पर हम कल्चर और पावर को रिप्रोड्यूस करते हैं, नए तरीके का कल्चर, नए तरीके का पावर को तैयार करते हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम जब भी लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, आजकल हम नेटवर्क के द्वारा ही करते हैं, यानी कि हम इंटरनेट के द्वारा ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसको ही उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा है। यानी कि टेक्नोलॉजी के वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको ही उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा है। अब इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा और चीज़ें ऐड की थी। कैसल सजेस्टेड दैट रूल्स ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म हैव चेंज टू एम्ब्रेस दिस न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि हमारा जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, हमारा जो कैपिटलिज्म है, जो ग्लोबल कैपिटलिज्म, यानी कि हमारा पूरे के पूरे दुनिया में जो कैपिटलिज्म एक साथ हमारा नेटवर्क के द्वारा जोड़ा हुआ है, इसमें इसके वजह से हमारा आजकल का जो नए तरीके का सोसाइटी है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। इसके वजह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में भी, इसके रूल्स रेगुलेशंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से, हम टेक्नोलॉजी के वजह से हम बहुत ज़्यादा और भी रूल्स रेगुलेशंस आजकल हम हमारे सोसाइटी में देखते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ तो बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे गेम्स, ऐप्स आजकल बैन किए जा रहे हैं। ये सारे
ये सारे रूल्स रेगुलेशंस के वजह से ही है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इसके वजह से भी हमें कुछ टेक्नोलॉजी को लिमिट करना पड़ रहा है। सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस भी हम देखते हैं हमारे ग्लोबल कैपिटलिज्म में। अब देखते हैं फोर्थ वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। ये जो फोर्थ वर्ल्ड है, ये फोर्थ वर्ल्ड का टर्म पहली बार कॉइन किया था मैनुएल कैसल ने ही। इनका ही टर्म है फोर्थ वर्ल्ड। अब फोर्थ वर्ल्ड को इन्होंने किसके लिए डेवलप किया था? उन्होंने जो पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कंट्रीज है, इनके लिए उन्होंने फोर्थ वर्ल्ड का टर्म दिया था। उन्होंने कहा था फोर्थ वर्ल्ड रेफर्स टू द मोस्ट अंडर डेवलप्ड, पॉवर्टी स्टिकन एंड मार्जिनलाइज्ड रीजन्स एंड पॉपुलेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फोर्थ वर्ल्ड में वो सारे लोग होते हैं जो एकदम अंडर डेवलप्ड है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, और जो मार्जिनलाइज्ड रीजन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फोर्थ वर्ल्ड में बेसिकली वो सारे लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन सोसाइटी का एक्सेस नहीं है। ये सारे लोगों के बारे में ही यहाँ पर फोर्थ वर्ल्ड में बात किया जा रहा है। ये सारे जो भी फोर्थ वर्ल्ड के लोग हैं, ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर रहते हैं। ये लोग ग्लोबल इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं होता है, या फिर ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ही नहीं जानते हैं, और ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो भी फोर्थ वर्ल्ड के लोग हैं, फोर्थ वर्ल्ड के लोग वो है जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मैं थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हम फोर्थ वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो हमारा पहला थ्री वर्ल्ड है वो कौन सी है? पहला जो वर्ल्ड है वो बेसिकली हमारा कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। फिर दूसरा जो है वो है सोशलिस्ट, जो हम बेसिकली यूएसएसआर को कहते हैं, जो कंट्रीज़ है उसके रिगार्डिंग। और फिर जो थर्ड वर्ल्ड है वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़, जो इंडिया, ब्राज़ील, इस तरीके का जो देश है जो बाद में इंडिपेंडेंट हुई, उनको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड। और जो फोर्थ वर्ल्ड मैनुएल कैसल ने कहा था, ये फोर्थ वर्ल्ड है वो सारे कंट्रीज़ जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, और जो ग्लोबल इकोनॉमी में अपना योगदान नहीं देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो ये फोर्थ वर्ल्ड का टर्म है, इसको कॉइन करने के वक्त यूएसएसआर का जो एग्जाम्पल है वो लिया था। उन्होंने कहा था कि यूएसएसआर जो है वो बेसिकली एक सोशलिस्ट कंट्री होने के वजह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया था, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं था। लेकिन जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है उन्होंने इसको अपना लिया था। इस वजह से वो लोग आगे बढ़ गए, और जो यूएसएसआर में जो कंट्रीज़ है वो बहुत ही एक टेक्नोलॉजिकल रिटार्डेशन से गुजर रहे थे। इस वजह से हम देखते हैं कि जो सोवियत यूनियन है वो टूट गया था, और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है वो आगे बढ़ गई थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है जहाँ के लोगों के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। लेकिन यूएसएसआर में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा था, और वो पहले तो बहुत पावरफुल था, उसके पास ही दुनिया का सारा ताकत था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के रिटार्डेशन के वजह से, उसके पास टेक्नोलॉजी के एक्सेस ना होने के वजह से वो बाकी दुनिया से थोड़ा बिछड़ गई थी। आजकल थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन उस पेस में नहीं जिस तरीके से हमारा अमेरिका बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस था। अब देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ आइडेंटिटी। मैनुएल कैसल ने हमारा जो ये नेटवर्क सोसाइटी है या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, आजकल की दुनिया में हमारा आइडेंटिटी किस तरीके से फॉर्म होता है, इसके रिलेटेड 3 चीज़ें बताई थी। उन्होंने 3 टाइप्स के आइडेंटिटी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इनमें से ये 3 है: लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी, रेजिस्टेंट आइडेंटिटी और प्रोजेक्ट आइडेंटिटी। लेजिटिमाइजिंग आइडेंटिटी वो सारे आइडेंटिटी है जो आपको किसी भी काम करने के लिए आपको रेशनल मीन्स दे दे, यानी कि आपको लेजिटिमेट कर दे। फिर रेजिस्टेंट आइडेंटिटी जो आपको किसी भी काम करने के लिए आपको रोके। और प्रोजेक्ट आइडेंटिटी यानी कि आपका एक कल्चर, एक मटेरियल एस्पेक्ट जो आपको, आपका जो इमेज है वो किसी जगह पर प्रोजेक्ट करे और आपको सोशल स्ट्रक्चर में बनाए रखे। यहाँ पर ये 3 नाम ही सिर्फ जरूरी है, इसके अंदर जो भी चीज़ है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं मैनुएल कैसल का अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट।
अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन मैनुएल कसल इसमें से थोड़ा हटके है। इन्होंने अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी किया था, इन्होंने अर्बनिज्म को स्टडी किया था, और फ्रांस में जो अर्बनिज्म और सोशियोलॉजी है इसको एक साथ रिलेट करके उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने कोशिश की थी कि सोसाइटी में अर्बन प्लानिंग करें, और अर्बन प्लानिंग जो करेंगे वो टेक्नोलॉजी के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने अर्बन प्लानिंग में बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे, इसमें से यहाँ पर जो 3 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक है स्पेस ऑफ फ्लोज, कलेक्टिव कंजम्पशन और ग्लोबलाइजेशन। स्पेस ऑफ फ्लोज क्या है? स्पेस ऑफ फ्लोज बेसिकली हम आजकल का जो दुनिया है यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन, डाटा, इसको बहुत ज़्यादा फ्लो करते देखते हैं। जैसे मैं आज जो ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो डाटा मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये आप तक जाकर पहुँच रही है, यानी कि यहाँ पर स्पेस के हिसाब से हम अलग नहीं हैं। हम स्पेस के फ्लो के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम अगर वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ बात करें तो हमारा प्लेस तो अलग होगा, लेकिन हम एक जगह पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसको ही कहा जाता है स्पेस ऑफ फ्लोज। स्पेस ऑफ फ्लोज के वजह से हमारा सोसाइटी में जो भी कैपिटल है वो आजकल बहुत ही फास्ट फ्लो कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं, गुड्स है, इंफॉर्मेशन है, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लो हो पा रही है। यहाँ पर फिजिकल स्पेस जो है ये आजकल बार्डन नहीं है। जैसे आप लोग मेरे क्लासेस कर रहे हो, यहाँ पर फिजिकल स्पेस कोई बार्डन नहीं है। आपको जाने के लिए कोई वक्त नहीं लग रहा है, मेरे पास आने के लिए आपको कोई टाइम नहीं लग रहा है। आप अपने घर में बैठ के ये सारे चीज़ें स्टडी कर पा रहे हो। यहाँ पर आपका फिजिकल स्पेस की आजकल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आजकल का जो सोसाइटी है यहाँ पर डिजिटल डायमेंशंस की ही बात की जाती है, और जिसके पास डिजिटल एक्सेस जितना ज़्यादा होगा, जो टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा यूज़ कर पाएगा, वो ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकेगा। फिर है कलेक्टिव कंजम्पशन। कलेक्टिव कंजम्पशन यानी कि सारे लोग इकट्ठा किसी चीज़ को कंज्यूम करना। जैसे आजकल का जो हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम इंटरनेट में सारे चीज़ें एक साथ लोग कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी चीज़ों तक पहुँचने के लिए आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ हम आजकल का टेक्नोलॉजी जो है ये ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हाउसिंग, ये सारे चीज़ों में भी आजकल हम यूज़ कर पा रहे हैं। फिर इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट की भी बात की थी, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोडक्शन, कल्चर एंड पावर दैट इज कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी में जो बदलाव है, लोग एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसको ही उन्होंने ग्लोबलाइजेशन कहा है। अब देखते हैं मैनुएल कसेल का और एक कॉन्सेप्ट जो है स्पेस ऑफ फ्लोज। अब स्पेस ऑफ फ्लोज बेसिकली है क्या? हमने थोड़ी देर पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये जो स्पेस ऑफ फ्लो है, इसका जो टर्म है, ये टर्म पहली बार मैनुएल कसेल ने ही कॉइन किया है। उन्होंने ये स्पेस ऑफ फ्लोज को यूज़ किया था हमारा जो फिजिकल स्पेस है इसको टैकल करने के लिए। यानी कि हम पहले बहुत ज़्यादा फिजिकल स्पेस के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन आजकल डिजिटल स्पेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। हम क्लास करने के लिए हो या फिर शॉपिंग करने के लिए हो, हम किसी भी हर चीज़ में आजकल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और टेक्नोलॉजी हमारा काम बहुत आसान करता है। इसको ही उन्होंने स्पेस ऑफ फ्लोज कहा है, जहाँ पर हमारा डाटा फ्लो करता है इंटरनेट में। उन्होंने ये जो स्पेस ऑफ फ्लोज है इसको यूज़ करके हमारा जो अर्बन स्पेस है, अर्बन स्पेस को समझाने की कोशिश की थी कि हमारा सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जो इंटरेक्शन है ये आजकल स्पेस ऑफ फ्लोज के वजह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अब ये जो स्पेस ऑफ फ्लोज है, यहाँ पर हम बहुत सारे न्यू फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जैसे कि डायनामिक। ये जो स्पेस ऑफ फ्लोज है ये बेसिकली डायनामिक है, ये फ्लेक्सिबल है, ये एडाप्टेबल है, ये इनोवेटिव है, ये ग्लोबल है, ये मूव्स थ्रू नेटवर्क्स है। यानी कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक आसानी से पहुंच पाता है। ये जो इसके फीचर्स है ये आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो आज के इस क्लास में मैंने कोशिश की है कि मैनुएल कसेल्स के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन दे सकूं मैंने
बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर क्लास अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर किसी भी चीज़ का आप लोगों को ज़रूरत हो तो भी आप लोग बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स है जो आपको चीज़ें ढूंढने में मदद करेगा। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।